सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो हम सर्कल्स के पी वाई क्यूज़ करने वाले हैं जेई मेंस के। ठीक है, ये 2024 के पी वाई क्यूज़ हैं। 2025 वाले पी वाई क्यूज़ आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे कि आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्टेड वाले हैं जो मेरे को लगा कि वैरायटी कवर कर दें कम क्वेश्चंस में भी ना, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट करा यहाँ पर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये सबसे पहला सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये कौन सी शिफ्ट में आया था, 1 फरवरी शिफ्ट 1 में। तो चलो फिर सवाल को सॉल्व करता हूँ मैं, बट उससे पहले ये ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, आंसर निकालो और फिर मैच करो मेरे आंसर के साथ कि कौन सी अप्रोच बढ़िया है। हो सकता है तुमने ज़्यादा अच्छा सोचा हो मुझसे भी, है ना, तो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा अप्रोच हो और जल्दी आंसर निकल रहा हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि तुम्हारी अप्रोच मेरे से थोड़ी सी बेटर ना हो, तुम्हारी अप्रोच में ज़्यादा कैलकुलेशन हो, ज़्यादा लेंदी हो। तो मेरी अप्रोच को देखो और फिर सोचो कि मेरी अप्रोच तुम स्टार्टिंग में कैसे निकाल सकते थे, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि सवाल में ही कोई ना कोई ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं जिनसे पता लगता है कि बेस्ट अप्रोच क्या होगी। ठीक है ना, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है ये। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सर्कल सी है। ठीक है, ओरिजिन पे है, रेडियस 2 है। एक सी डैश या फिर सी प्राइम, हमारे पास एक और सर्कल है। ठीक है, ये दोनों सर्कल्स है। फिर हमें बोला सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा सो दैट सर्कल सी एंड सी डैश इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, इज दिस रियल नंबर माइनस ए कॉमा बी का इंटरवल एंड देन द पॉइंट दिस लाइज ऑन द कर्व। तो इनमें से कौन से पे लाई करता है ना ये पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ये सोचना होगा कि आखिर ये कौन सी थ्योरी का है, थ्योरी में भी कहाँ है ये सवाल कि किस तरफ हो सकता है इस थ्योरी में ना। सर्कल्स में हम एक चीज़ पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इग्नोर्ड है, बच्चे काफ़ी भूल जाते हैं, मैं भी भूलता था एक समय पे, कि दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन वाली पॉइंट्स की जो थ्योरी होती है वो काफ़ी लोग भूल जाते हैं। जैसे मान लो कि नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, या फिर मान लो टचिंग सर्कल हो गया एक्सटर्नली। ठीक है, टच कर रहे एक पॉइंट पे, क्लियर है, एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। या फिर क्या हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है कि इंटरनली टच कर रहे हैं, है ना। और क्या हो सकता है हमारे पास कि इंटरनली कहीं पे पड़ा है। और क्या हो सकता है हमारे पास कि कोएंसेंट्रिक सर्कल है, सेम सेंटर वाले दो सर्कल्स हैं, है ना। तो ये सारे केसेस में जो दोनों सर्कल्स हैं उनके सेंटर और दोनों के रिस्पेक्टिव रेडियस के बीच के रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये वाली थ्योरी है जो कि यहाँ पे लगेगी, इसीलिए मैंने आपको ये सारे केसेस बता दिए। इन सारे केसेस का सोचना, ये आपने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत क्रेजी लेवल की कुछ नई थ्योरी है ये सबको पता है। तो इसके बारे में सोचना, ये सारे केसेस जो हैं इनके आप रिलेशन एक बार लिख लेना, याद आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो रिलेशन है उसको ज़रा देख लेते हैं ना। तो इनको मैं इरेज कर देता हूँ, पर इन पे एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी कैलकुलेशन रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है कि इंटरसेक्ट करे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ना। तो लेट से ये सर्कल 1 हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास एक सर्कल 2 है। तो ये दो सर्कल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे ना, तो ये हो गया, क्लियर है। तो अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये मान लो C1 है, ये C2 है, और C1 का जो रेडियस है, रेडियस वो R1 है, और इसका रेडियस क्या है, R2 है, और C1 C2 का बीच का डिस्टेंस, तो C1 C2 ही रिप्रेजेंट करूँगा मैं। तो C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा, किससे, R1 प्लस R2 से। सही बात है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, एंड एक और चीज़ है कि इससे तो छोटा होगा, बट वो बड़ा किससे होगा,
एक्चुअली इसमें टू वे होती है इनइक्वालिटी। तो अगर तुम क्या करो कि ये वाला जो सर्कल है ना, इसको इधर लेते जाओ, ठीक है, इसके सेंटर को इस तरफ लेके जाओ, जाते जाओ जाते जाओ, एक वक्त आएगा जब वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इंटरनली टच करने लगेगा, तो वो हमारा एक्सट्रीम केस होगा, है ना। ये हमारा एक्सट्रीम एक केस हो गया। और सिमिलरली अगर मैं इस सेंटर को दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो एक एक्सट्रीम केस क्या आएगा, जब ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नली टच करने वाली कंडीशन है और इंटरनली टच करने वाली कंडीशन को हम लिख देते हैं। तो जब इंटरनली टच कर रहे होते हैं ना, तब रेडियसेस का जो डिफरेंस है, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे मॉड्यूलस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रेडियसेस का जो डिफरेंस है, R1 बड़ा हो या R2 बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बस मुझे डिस्टेंस देखना है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उससे हमेशा बड़ा होगा। तो ये टू वे है और ये इनइक्वालिटी ही हमें इस्तेमाल करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बात क्लियर है? तो देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि जो C है हमारे पास, सबसे पहला सर्कल क्या है हमारे पास, x² + y² = 4। तो इसका सेंटर कहाँ पे है, 0,0 पे, एंड इसका रेडियस क्या है, R1 मान लो, तो इसका रेडियस क्या है, 2 है। फिर C' जो है हमारे पास क्या है, x² + y² -4 λx, ठीक है, +9 = 0। तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? देखो y का कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, जो यहाँ पे y है वह यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो उसका कोफिशिएंट 0 मानेंगे, तो y तो इसका 0 होगा सेंटर का। जो x होगा वो क्या मानेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है इसमें नेगेटिव साइन लगाओ और डिवाइड बाई 2 करो, है ना, ऐसे निकालते सेंटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 λ, 0 इसका सेंटर है, एंड जो इसका रेडियस है लेट से R2, वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा कि ये लेट से हमारे पास ये होते हैं ना, -g होता है और ये -f होता है ना, ठीक है, ये जो सेंटर होता है सर्कल का। एंड जो रेडियस होता है किसी भी सर्कल का, वो हम कैसे लिखते हैं, g² + f² - c, ठीक है, जनरल इक्वेशन से। तो यहाँ पे जो रेडियस निकलेगा, क्या निकलेगा, अगर मैं g हमारे पास क्या है 2 λ, तो ये अपने पास आएगा 4 λ², और f तो 0 है, c की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो ये -9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस आ रहा है R2, वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 λ² - 9, ठीक है। तो इतनी थ्योरी आपको रिवाइज हो गई होगी, ठीक है, रेडियस और सेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब C जो है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, सीधा ही है, ये तो 2 λ ही आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो लैम्डा है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, बट C' तो मेरा क्या है, डिस्टेंस है ना, तो इधर मेरे को मॉड्यूलस लगाना बड़ा ज़रूरी है। क्लियर है कि ये हमेशा पॉजिटिव हो। लैम्डा यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये C' मैं किसके लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ, डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। चलो फिर हमारे पास जो कंडीशन थी क्या थी, C' हमारा कम हो R1 + R2 से, एंड वो बड़ा हो मॉडुलस ऑफ R1 - R2 से, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इनइक्वालिटी को लिखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 - √4 λ² - 9 का मॉडुलस, ठीक है। और हमारे पास क्या आ रहा है, C' तो हमारे पास 2 λ का मॉडुलस है, एंड R1 + R2 क्या है हमारे पास, 2 प्लस हमारे पास ये आएगा √4 λ² - 9, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। अब इस इनइक्वालिटी को तुम्हें सॉल्व करना है। अच्छा, एक और चीज़ कि देखो यहाँ पर पहले तो अगर तुम डोमेन निकालना चाहो लैम्डा की, तो तुम कह सकते हो कि ये जो है ये हमेशा > 0 रहेगा।
तो यहाँ से तुम्हारे पास निकलेगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर हमेशा 9/4 से बड़ा होना चाहिए। इधर से तुम्हारे पास आया मॉडुलस ऑफ लैम्डा शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से तुम्हारे पास दो चीज़ें आई कि लैम्डा या तो तुम्हारा 3/2 से बड़ा रहेगा, ठीक है, या फिर लैम्डा तुम्हारा छोटा रहेगा -3/2 से इनइक्वालिटी, ठीक है। बट इसमें ख़ास बात क्या होती है, जब तुम ये इक्वालिटी वाले केस चेक करोगे इस सवाल में, ये वाले, ठीक है, कि इक्वल टू 3/2 और इक्वल टू -3/2, तो उसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर है, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर देखो यहाँ पे तुम डालते हो 3/2 तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 डालोगे तो ये क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी ना, 2 कट जाएंगे तो 3 आ गया। और यहाँ पे क्या बना कि ये तो 0 है और ये 2 है, तो 3 लेस देन 2, ये तो गलत हो गया। सिमिलरली जब -3/2 डालोगे तब भी यही होगा कि 3 लेस देन 2 आ जाएगा, जो कि गलत बात है। इसलिए यहाँ पर इनइक्वालिटी वाले केस हटा दो दोनों से, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक चीज़ आ रही होगी कि देखो ये तो आ तो गया कि लैम्डा की एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ क्या हैं, एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं ये, तो इसका मतलब रियल नंबर्स में से क्या हटाना पड़ेगा, -3/2 एंड 3/2, है ना। तो बाकी ये बन गए एक्सेप्टेबल वैल्यूज़। तो क्या ये आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। तुमने तो अभी डोमेन चेक करी है, डोमेन चेक करिए, अभी ये इनइक्वालिटी कौन चेक करेगा, ये जो इनइक्वालिटी है ये भी तो चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तो सिर्फ डोमेन है, इससे आंसर को वो मत कर लेना कि ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर नहीं है, बल्कि ये बस रिस्ट्रिक्शन है कि लैम्डा इसके बीच में रहेगा। हमें अभी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, क्लियर बात है। अगर तुम यहाँ से सॉल्व करने, यहाँ से ही आंसर निकालने की कोशिश करने वाले थे तो ध्यान रखना ये गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो तुमने ये चेक कर लिया, अब तुम्हें क्या करना है, केसेस बनाने हैं, है ना। अब अगर मान लो कि लैम्डा ग्रेटर दैन 3/2 है, ठीक है, क्लियर है, तो उसके लिए जो मिडल वाली है ये पॉजिटिव खुल जाएगी, है ना। तो हमारे पास ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो इनइक्वालिटीज़ है ना। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मेरा लैम्डा 3/2 से बड़ा है तो लेफ़्ट वाली इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू रहेगी। देखो कैसे, 3/2 से बड़ा लिया तो इसका मतलब ये जो है कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि 2 से माइनस हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो होगा वो छोटा होगा 2 से। एंड अगर ये 3/2 से बड़ा है तो 2 लैम्डा क्या होगा, 2 लैम्डा क्या होगा, 2 अगर मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड पे तो मेरे पास आ रहा है कि 2 लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा। तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा 3 से बड़ा रहेगा और ये नंबर हमेशा 2 से छोटा रहेगा। तो इसका मतलब ये वाली साइड की जो इनइक्वालिटी है हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है, जब लैम्डा ग्रेटर देन 3/2 है। सिमिलरली अगर हम लैम्डा लेस देन -3/2 के लिए भी देखें लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी, तो वो भी हमेशा ट्रू रहेगी, क्योंकि ये देखो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 2 से नेगेटिव और 2 को माइनस कर रहा है, तो ये हमेशा 2 से छोटा है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये अगर हम ये डालूंगा मैं तो हमारे पास 2 पहले मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो यहाँ पे -3 आ रहा है कि -3 से छोटा है, लेकिन मॉडुलस लिया हुआ है, यहाँ पर मॉडुलस लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 3 से बड़ी हो जाएगी, और ये चीज़ क्या है, हमेशा 2 से छोटी है, तो ये भी ट्रू है। तो इनफैक्ट ये जो पूरी इनइक्वालिटी है, चाहे लैम्डा ये हो या ये हो, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमेशा ट्रू हो गई दोनों केसेस में, ठीक है। ये एनालिसिस ने हमारा काफ़ी कैलकुलेशन बचा दिया। अब बस हमें इस पे चेक करना है, इस साइड की इनइक्वालिटी को चेक करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो एक केस हम ले लेते हैं लैम्डा ग्रेटर दैन 3/2 के लिए, या फिर हम स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। चलो कोई ना, केसेस ही बना लेते हैं, आसान ही रहेगा। तो इस केस में
हमारे पास आएगा 2 लैम्डा, क्योंकि वो पॉजिटिव खुल गया मॉडुलस ना, और हमारे पास क्या आएगा 2 + 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं इस 2 को दूसरी साइड ले जाता हूँ, 2 लैम्डा माइनस 2 ग्रेटर दैन लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 4 लेस देन यहाँ पे 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर कट गया, मेरे पास आ गया 13 लेस देन 8 लैम्डा। तो यहाँ से मेरे पास आया कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 13/8। एंड अगर थोड़ी सी हम कैलकुलेशन में दिमाग लगाएं तो हमें बेसिकली अब करना क्या है कि मेरे पास ये आया और मैंने ये माना हुआ था, तो आप इन दोनों को ज़रा कंपेयर करो। तो अगर तुम देख रहे हो तो ये क्या है 1.5 समथिंग है ना, ठीक है। एंड अगर तुम इसको देखते हो तो ये बेसिकली 1 प्लस क्या आएगा 5/8 है, तो ये एक्चुअली 1/2 से बड़ा है ना 0.5 से बड़ा है ये, तो ये एक बड़ा नंबर है। 13/8 इज़ ग्रेटर देन 3/2। तो अगर तुम नंबर लाइन में देखते हो तो तुमने माना क्या था, तुमने माना था 3/2, बट तुम्हें मिला उसको सॉल्व करने पे कि 13/8 से भी बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन क्या मिला, 13/8 से बड़ा होना चाहिए। तो पूरे इस केस का कंक्लूजन क्या आया कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 13/8। समझ आई बात, समझ आई। इनइक्वालिटीज़ हैं बस। सिमिलरली इस केस को हम सॉल्व करेंगे, तो इस केस में क्या होगा -2 लैम्डा खुलेगा ना लेफ़्ट साइड पे, तो ये और फिर 2 + 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे सेम ही केसेस होंगे, -2 लैम्डा -2 लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट। इसमें स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, तो यहाँ पे आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 4 लेस देन यहाँ पे आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो 4 लैम्डा स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आया 8 लैम्डा लेस देन -13। तो यहाँ पे अब तुम्हें आया कि लैम्डा जो है -13/8 है। तो सिमिलरली अगर तुम नंबर लाइन पे देखो कि तुमने माना क्या था, तुमने माना था -3/2 और तुम्हें उससे भी छोटा नंबर मिल गया -13/8। ठीक है, तो ये तुमने सोचा था और ये तुम्हें मिल गया, तो ये तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन भी क्या आया कि लैम्डा जो है हमारा लेस देन -13/8 होना चाहिए। समझ आई बात, समझ आई बात। ठीक है, क्लियर है ना। फिर अपने पास आया कि अब देखो इधर से तुम्हारे पास निकला कि रियल नंबर्स में से कौन से एक्सक्लूडेड है, -13/8 एंड 13/8। तो ये तुम्हारी ए और बी की वैल्यूज़ हो गई। क्लियर है, ठीक है ना। तो ए और बी की वैल्यूज़ तो निकल गई, अभी हमें क्या करना था, ये पॉइंट निकालना था ना। तो हमारे पास 8a + 12 8a + 12 और हमारे पास क्या है 16b - 20। तो 16b - 20 ये वाला पॉइंट है। तो a को अगर मैंने डाला तो मेरे पास आ रहा है -13/8 + 12। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास आया 16b, तो b क्या है तुम्हारा 13/8 - 20। ठीक है, तो ये कट गया, ये कटेगा तो -1 आएगा, तो -1 कॉमा यहाँ पे क्या आएगा, ये कटा 2, ये 26 बना, माइनस आएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब ये देखना है किस पे लाई करता है, -1, 6। तो यहाँ पे बेसिकली सॉल्व करने के बाद हमारे पास -1, 6 आ गया। ठीक है, तो -1, 6 को डाल के देख लो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है बस अब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने डाला,
ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 6। तो 5 माइनस 6 माइनस 11 तो नहीं होता, तो ये हट गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो 6 + 36 42 है, तो ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आप बाकी दो भी चेक कर लेना, वो भी गलत निकलेंगे। तो ये आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। थोड़ी सी लंबी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने इसमें, ठीक है, बट एक्चुअली जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें बस ये है कि ये वाली साइड को एनालाइज कर लो कि ये हमेशा ट्रू है दोनों केसेस में, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर तुम्हें। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन में। बाकी मेरे को डिस्कस क्या करना था, ये जो केसेस होते हैं ना कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर कोसेंट्रिक हैं, तो उन सब की जो कंडीशंस होती है वो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी ताकि इन क्वेश्चंस में तुम सॉल्विंग कर सको ढंग से। ठीक है ना, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 1 फरवरी शिफ्ट 1 का ही है, सेम ही है शिफ्ट, ठीक है ना, बट ये न्यूमेरिकल टाइप का है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, एक लाइन है हमारे पास, ये रही हमारे पास एक लाइन। हमें बोला है कि ये पास कर रही है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑफ द सर्कल एंड द पैराबोला। तो सर्कल और पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे, उससे ये लाइन पास कर रही है। ये हमें इन्फॉर्मेशन क्यों बताई इन्होंने, क्योंकि पता है कि अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपके सामने कोई सॉल्विंग नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे पहले ही मुझे पता लग गया कि इस सॉल्विंग के बाद अल्फ़ा तो निकल ही जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों से इंटरसेक्शन पॉइंट आते ही एक्स और वाई डल जाएंगे और अल्फ़ा निकल जाएगा। अब हमें आगे क्या पूछा है, लेट द लाइन एल टच 2 सर्कल C1 एंड C2 ऑफ इक्वल रेडियस 2√3। ठीक है, फिर बोला है कि इफ़ द सेंटर्स Q1 एंड Q2 ऑफ द सर्कल्स C1 एंड C2 लाई ऑन द y एक्सिस, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQ1 Q2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमारे दिमाग में आ ही गया कि भाई इतनी जितनी भी ये स्टेटमेंट है इतनी हमें पहले सॉल्व करनी है और अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। हमारे पास एक सर्कल है, क्या सर्कल है, x² + y² इक्वल टू 3, और एक हमारे पास है x² इक्वल टू 2y वाला पैराबोला। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, x² हमारे पास टर्म है तो इसको यहाँ पे डाल दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी y में। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2y + y² इक्वल टू 3। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, y² + 2y - 3 इक्वल टू 0। तो ये तो टूट रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर मैं करूँ तो +3y और -y में टूट रहा है, तो y + 3 एंड y - 1 फैक्टर बन गए। क्लियर है, तो यहाँ से मेरे पास y की दो वैल्यूज़ आई, एक आई -3 एंड एक आ गई 1। क्योंकि हमें बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से पता लग जाता है y की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो कि y इक्वल टू 1 है। ठीक है, एंड अगर मैं इसी वैल्यू को डाल दूँ पैराबोला में, लेट्स से पैराबोला में ही डाल दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा x² इक्वल टू 2 × 1। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी ±√2। अब क्योंकि पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो √2 आ गया। तो इसका मतलब जो P वाला पॉइंट है, P वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, √2, 1। ठीक है ना, क्लियर है, एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट P निकल गया। अब हम बस लाइन की इक्वेशन में डाल देते हैं। L जो था हमारे पास क्या गिवन था, √2x + y। ठीक है, तो हमारे पास √2x + y जो है हमारे पास अल्फ़ा था। तो अब P पॉइंट क्योंकि इससे पास कर रहे हैं तो इसको डाल सकते हैं इसमें, तो हमने पुट कर दिया इसको। तो √2 × √2 + 1 इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल गई, 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये भी पता लग गया कि L जो है हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है क्या, कुछ ऐसी। ठीक है ना,
क्लियर है। तो एल हमारे पास प्रॉपर तरीके से निकल चुकी है। अब हमें पढ़ना है कि क्वेश्चन आगे कह क्या रहा था। हमें क्वेश्चन कह रहा था कि ये एक्चुअली ये जो लाइन है दो सर्कल्स को टच कर रही है जिनका रेडियस बराबर है और 2√3 के बराबर है। इफ़ द सेंटर ऑफ Q1 Q2 सेंटर्स Q1 Q2 ऑफ द सर्कल C1 C2, ठीक है, वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। तो ज़रा इसको प्लॉट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है। लेट से कुछ ऐसा इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि दो सर्कल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, तो लेट से एक सर्कल कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड एक सर्कल कुछ ऐसा है। दो सर्कल है ना इक्वल रेडियस के, तो वो टच कैसे करेंगे, ऐसे ही कर सकते हैं जिनका सेंटर वाई एक्सिस पे हो। तो एक सेंटर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये Q1 हो गया, और ये मान लो इसका सेंटर यहाँ पे वो Q2 हो गया। क्लियर है। अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों का रेडियस बराबर है, तो हाँ ये जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से वो 2√3 के बराबर है। और Q1 और Q2 को हम लेट भी कर सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर दोनों सर्कल्स का जो क्या कहते हैं रेडियस है बराबर है ना, इस स्ट्रेट लाइन से, एंड एक और कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि Q1 और Q2 वाई एक्सिस पे है, ठीक है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मैं थोड़ा सा डायग्राम को जूम करके बताना चाहता हूँ। ये जैसे हमें बोला क्या है कि ये और ये बराबर है, ठीक है, हमें क्या बोला है ये और ये बराबर है, एंड हमें एक कंस्ट्रेंट क्या गिवन है कि वाई एक्सिस पे ही दोनों लाई करते हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि देखो ये और ये एंगल भी सेम है, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, और हमें एक साइड भी पता है, ठीक है, जो बराबर है। तो ये बेसिकली सेम ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। मतलब ये अगर थीटा है, ये हमारे पास एंगल सेम हो गया और एक साइड सेम हो गई, तो ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की वजह से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो इधर से ये भी पता लगता है कि अगर मैं मान लूँ कि ये डिस्टेंस जो है ये अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा छोड़ो यार, कुछ और मान लेते हैं, लेट से जेड है, ठीक है, थोड़ा अलग सा वेरिएबल मान लिया, ये जेड है डिस्टेंस, तो ये भी जेड होगा। इससे फ़ायदा क्या मिला मुझे, फ़ायदा बड़ा आसान है। फ़ायदा ये मिला कि अगर मैं ये देखो ये क्या पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो बता दो जिससे हम ये ऊपर z और नीचे z कह रहा हूँ, ये पॉइंट क्या है, ये तो y इंटरसेप्ट है l वाली लाइन का। तो l वाली जो लाइन है हमारी ये वाली, इसका y इंटरसेप्ट अगर तुम निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, y इंटरसेप्ट बस इसको उधर ले जाओ, ठीक है, और y इक्वल टू -√2x + 3 है ये, तो ये ये mx+c वाले से अगर कंपेयर करते हो तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 0,3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब Q1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, Q1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 0,3 + z, एंड सिमिलरली Q2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 0,3 - z, ठीक है ना बात, क्योंकि z तो क्वांटिटी है, डिस्टेंस है बस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स ही निकाल लिए मैंने, है ना मज़ेदार बात, और दोनों सर्कल्स का रेडियस पता है। तो ये थोड़ी सी अप्रोच तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये जेईई एडवांस में भी आ चुकी है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था। अभी हम डिस्कस कर लेते, सवाल और क्या पूछ रहा था। देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQ1 Q2, ठीक है, PQ1 Q2, P कहाँ पर है, P हमने निकाला था ना √2,1, ठीक है। तो मैं ज़रा सा जूम करता हूँ, √2,1 कहाँ पे होगा, लेट्स से, ठीक है, मैं इसको ज़रा हटा दूँ क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है। √2,1 ना कुछ यहाँ पर होगा, लेट्स से यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास P वाला पॉइंट है,
√2, 1, ठीक है। मुझे एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, Q1 Q2 और P के साथ, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बड़ा आसान है। आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो अगर बेस में देखूं तो वो एक्चुअली Q1 Q2 का डिस्टेंस आ जाएगा, और अगर हाइट देखूं तो वो क्योंकि Q1 Q2 वाई एक्सिस पे ही है ना, तो उसका जो हाइट आएगा वो एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा P का, जो कि √2 आ गया, ठीक है ना। आसान है कि नहीं। किसी भी ट्राइंगल यहाँ पे हाइट देखनी है ना मुझे, तो हाइट क्या होगा, इस बेस से परपेंडिकुलर, तो वो तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका P का, तो वो लिख दिया। Q1 Q2 का जो डिस्टेंस है ना वो बड़ा आसान है कि भाई Q1 Q2 का डिस्टेंस जानना है, तो क्या करोगे, Q1 Q2 का डिस्टेंस जानना है ना, दोनों का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ z आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है 1/2, ये ट्वाइस ऑफ z, ठीक है, ट्वाइस ऑफ z एंड साथ में √2, तो ये एक्चुअली z टाइम्स √2 आएगा आंसर। तो z निकाल लेते हैं, z क्या है, z हमारे पास था कि ये 0,3 इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट l वाली लाइन का, उससे Q1 का जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो, z तो वैसे भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो Q1 वाला जो है, Q1 वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस इससे क्या है, 3√2 है इस लाइन से, है ना। तो उसी को यूज़ कर लेते हैं, z की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम डिस्टेंस यूज़ करेंगे ना, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस यूज़ करना है, तो मैं डिस्टेंस निकालता हूँ फिर। तो डिस्टेंस 3√2 है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है स्टेटमेंट में 2√3 है, सॉरी 2√3 है, 2√3, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है हमारे पास कब आएगा, जब इस लाइन में मैं पुट करूँगा Q1 के कोऑर्डिनेट्स, तो 0 हो गया x वाला, तो ये अपने पास आया 3 + z -3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे √5 आ जाएगा ना, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो z है, मेरे पास क्या आ रहा है, z का मॉडुलस बाय √5 नहीं, ये एक्चुअली √3 आएगा, ठीक है, क्योंकि √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है, √3 आएगा। तो ये z जो है एक्चुअली मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। z वैसे भी मैंने पॉजिटिव ही रखना था, तो 6 वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ रहा है तुम्हारे पास, z टाइम्स √2, तो यानी 6√2। अब तुम्हें क्या पूछा था, इसका स्क्वायर पूछा था ना आंसर में, तो जो एरिया का स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 × 2 यानी 72 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ये मैंने समझाने में काफ़ी टाइम लगा दिया, बट ये जो मैंने एनालिसिस तुम्हें समझाया है यहाँ पर, ये बड़ा ज़रूरी था और ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जेईई एडवांस में आ चुका है, ठीक है। मतलब ये जेईई एडवांस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन था एक तरीके से, बट इन्होंने थोड़ा आसान ही बनाया इसको, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस के जैसा, ठीक है। तो आई होप से आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज़, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो इस नेक्स्ट सवाल में हमें क्या बोला है, ये भी हमारा 1 फरवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। तो यहाँ पे क्या बोला है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेक्ट द लाइन एट P एंड Q। हमें बोला लेंथ निकाल दो PQ की। तो बहुत ही आसान है, पहले लोकस निकालना है ना। तो लोकस किसका निकालना है, मिड पॉइंट्स का, ठीक है, जो कि कॉर्ड्स हैं इस सर्कल की, ठीक है, और पास किससे कर रही हैं, ओरिजिन से, ठीक है। इसके बाद का जितना भी पार्ट है इस स्टेटमेंट का वो सारा हमें बाद में करना है, पहले तो हमें लोकस निकालना पड़ेगा। चलो फिर, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर अगर लेट्स से मैं वाई एक्सिस बना दूँ, एक्स एक्सिस बना दी, ये हमारे पास सर्कल है,
एंड इस सर्कल में हमें बोला है कि ओरिजिन से पास करने वाली कोई लाइन है, तो लेट से उसको मान लेता हूँ y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही है, क्लियर है। तो मेरे को ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट अगर मैं P निकाल लूँ, ठीक है, सर्कल और लाइन का, तो मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ, है ना, और उससे लोकस निकल जाएगा। ठीक है, तो M का लोकस निकल जाएगा। तो ठीक है, P पॉइंट निकाल लो पहले, तो y इक्वल टू एम एक्स डाल दो इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स डाल दो, इसमें क्या आएगा, एम एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व करो, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एम एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। तो वन वन कट गया, हमारे पास आ रहा है एक्स कॉमन आउट हो गया, वन प्लस एम स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस टू एम इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x हमारा हट जाएगा क्योंकि x इक्वल टू ज़ीरो वाला तो ओरिजिन वाला पॉइंट है ना, मेरे को तो p निकालना है ना। तो ठीक है, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे ये x ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता, क्योंकि भाई ज़ीरो वाला जो केस है ना वो तो ओरिजिन पे आएगा, ओरिजिन पे थोड़ी निकालना है मेरे को पॉइंट। ओरिजिन वाला पॉइंट तो मुझे पता है कि लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं ओरिजिन पे, मेरे को तो पी वाला पॉइंट निकालना है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वहीं पे अब वाई इक्वल टू एम एक्स में ये डालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा पी का, वो हो जाएगा 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर। अब जैसे ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुमने निकाल लिए, तो एम के कोऑर्डिनेट निकाल लो जो कि मिड पॉइंट हो गए ओरिजिन और ये पी पॉइंट के। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा m डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर और एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है ना, और पी पे मिड पॉइंट लगाओगे तो एम के कोऑर्डिनेट ये आ गए। ठीक है, अब बस इसमें ये है कि ये मान लो h है और ये मान लो k है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास है h की वैल्यू m डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर और k की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर। तो इसमें से m एलिमिनेट कर दो, h और k में इक्वेशन आ जाएगी, वही लोकस हो जाएगा। तो ऐसा करो, डिवाइड कर लो, जब डिवाइड करोगे h बाय k तो क्या आएगा, वन बाय एम, है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास m की वैल्यू निकल गई k बाय h। तो बस अब इसको डाल दो किसी भी एक में, लेट से यहाँ पे डाल दिया मैंने, तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये एक पेज ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, h इक्वल टू m की वैल्यू डाल दी ना, k बाय h डिवाइडेड बाय वन प्लस k बाय h का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ज़रा आप सॉल्व कर लो, ये क्या आ रहा है, हमारे पास आएगा h इक्वल टू k बाय h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये कट गया फैक्टर और ये h ऊपर जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या बन गया, h इक्वल टू k टाइम्स h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ पे h कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ ऐसी आ रही है। ठीक है, अब h की जगह x डाल दो और k की जगह y डाल दो, तो लोकस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास वो लोकस आ गया m पॉइंट का। अब हमें बोला क्या था कि एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है p और q पे ना, x प्लस वाई इक्वल टू वन वाली, तो x प्लस वाई इक्वल टू वन वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें p और q का लेंथ बनाना है, p और q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पुट कर दूँ तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, x को पुट करता हूँ, तो मैं रीज़न पता लग जाएगा क्यों मैं x को पुट कर रहा हूँ, क्योंकि फैक्टर आराम से दिख रहे हैं ना।
कि इस लोकस में एक्स स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पे वाई और वाई माइनस वन है, और अगर मैं एक्स को पुट करता हूँ तो मैं क्या पुट करूँगा, वन माइनस वाई। तो वन माइनस वाई और वाई माइनस वन सेम फैक्टर है, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको डाल दो इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर तुम डालते हो तो तुम्हारे पास मिलेगा वाई माइनस वन कॉमन हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास आया वाई माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया y की वैल्यू एक तो 1 आ रही है, और y की वैल्यू एक तुम्हारे पास 1/2 आ रही है, ठीक है। और इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए, इसके लिए x की वैल्यू तुम्हारे पास 0 आएगी और इसके लिए x की वैल्यू तुम्हारे पास 1/2 आएगी। इक्वेशन में डाल लेते यही वाली, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालो। लेट से ये वाला पॉइंट हमारा P है और ये वाला पॉइंट हमारा Q है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, पी क्यू, वो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो। तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 1/2 है तो उसका स्क्वायर, और x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस भी 1/2 है तो उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है 1/2√2, तो 1/√2 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा। आसान था सवाल तो, है ना। लोकस निकालना आपको आना चाहिए। लोकस में हम क्या करते हैं, हम जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, जैसे यहाँ पर m था तो उसके कोऑर्डिनेट्स को h, k मान लेते हैं और h और k में ही इक्वेशंस लाने की कोशिश करते हैं यूजिंग कंडीशंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारे पास निकल गया था तो हमने m को एलिमिनेट करने की कोशिश करी, उसके लिए मैंने थोड़ी सॉल्विंग करी, एंड जैसे ही m एलिमिनेट हो गया हमारे पास यहाँ पर लोकस आ गया, ठीक है। तो जब भी ऐसी इक्वेशन लास्ट में बन जाए लोकस के, तो h को x में सब्सिट्यूट कर दो और k को y में। बड़ी सिंपल स्टेप होते हैं लोकस के, बट लोकस में मेन प्रॉब्लम यही आती है कि आपको ये रिलेशन ढूंढना होता है, ठीक है। एक बार आपने h, k पॉइंट लेट कर लिया, फिर कंडीशंस लगाओ और h, k, h और k में ही इक्वेशंस बनाने की कोशिश करो। तो आसान था वैसे, लोकस के सवाल इतने मुश्किल भी नहीं होते, बस अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर ये हमारे पास आ गया अगला सवाल। तो ये सवाल क्या कह रहा है, 30 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। सवाल में हमारे पास एक सर्कल 1 है, सर्कल 2 है, हमें बोला है अल्फ़ा 5 और 9 के बीच में है, ठीक है। लेट द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई 1 टू ईच सर्कल drawn from one of the intersection points of C1 and C2 be sine inverse of root 63 divided by 8, and if the length of common chord of C1 and C2 is beta, then the value of alpha beta square is। तो काफ़ी अलग सा सवाल है। डायग्राम बनाता हूँ, क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें कि एक्चुअली ये सवाल क्या कह रहा है। तो ये वाई एक्सेस हो गया, एंड लेट से ये हमारे पास एक सर्कल है जो कि ओरिजिन पे है, ठीक है, ये C1 हो गया। एंड फिर C2 जो है उसका सेंटर हमारा अल्फ़ा कॉमा कुछ पे है, एंड वो थोड़ा उसका सेंटर इस सर्कल के बाहर है क्योंकि अल्फ़ा 5 से बड़ा है ना, तो कुछ ऐसा होगा। एंड 9 से पहले है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल्स, ठीक है। तो ये हमारा C1 हो गया और ये C2 हो गया। इसका जो ये सेंटर है ये अल्फ़ा कॉमा 0 पे है, एंड इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस 4 है, एंड इसका सेंटर यहाँ पर है ओरिजिन पे और इसका रेडियस 5 है। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि अगर मैं इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, उनसे अगर मैं रेडियाई 1 टू ईच सर्कल ड्रॉ करूँ तो उसका जो एंगल बनेगा वो ये होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं यूजिंग लेट से वाइट कलर, तो लेट से ये पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इस पॉइंट में अगर मैं दोनों के सेंटर्स को कनेक्ट करूं, ठीक है, तो ये एंगल जो है थीटा, ये थीटा मेरे पास क्या गिवन है कि ये एक्चुअली साइन इनवर्स ऑफ रूट 63 डिवाइडेड बाय 8 है। क्लियर है ना बात, ठीक है, क्लियर है। अच्छा,
तो अपने पास ये तो हो गया, हमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अल्फ़ा क्या था, अच्छा अल्फ़ा ये है, ठीक है, अल्फ़ा ठीक है, हमें बीटा बीटा, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग गया है, हम इसमें बेसिकली अल्फ़ा इंटू बीटा हमें निकालना तो है, बट वो कैसे निकलेगा ये थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें। एंड मैं अब ऐसा करने वाला हूँ कि थोड़ा सा तुम्हें डायग्राम में क्लैरिटी दूँ, ठीक है, हम कैसे अप्रोच करने वाले सवाल को। हमें गिवन क्या है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन कॉर्ड क्या होएगी कि दोनों की कॉर्ड। तो ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई, इस ब्लू लाइन लेट्स से पी और क्यू है, तो पी क्यू की जो लेंथ है वो हमारे पास बीटा गिवन है, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है अबाउट द एक्स एक्सिस, तो मैं कह सकता हूँ लेट्स से ये एम पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है इसका, तो जो पी एम होगा, ध्यान से देख रहे हो, पी एम कौन सी लेंथ है, पी एम ये वाली, तो ये वाली बीटा का एग्जैक्टली हाफ होगी क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है ना, एक्स एक्सिस के अराउंड। तो पी एम की लेंथ निकल गई। अच्छा, तो अब लेट से मैं यहाँ पे C1 के सेंटर को कह देता हूँ कि ये Q1 है और ये Q2 है। तो अगर मैं ट्रायंगल PQ1 Q2 को देखूँ तो क्या तुम मुझे इसका एरिया बता सकते हो? तो इसका जो एरिया होगा वो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा करो, ये बेस और ये हाइट, ठीक है, इससे मैं निकाल सकता हूँ कि हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो ये जो पी एम लेंथ है जो कि हाइट है इस ट्राइंगल की, वो बीटा बाई 2 है, एंड जो ये बेस है ये तो अल्फ़ा होगा क्योंकि ओरिजिन से ये कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फ़ा की दूरी पे है ना। तो यहाँ से मेरे पास आया हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बाई 2, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब एरिया को मुझे किसी और सेंस में भी निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा तो यहाँ पे बन गई मल्टीप्लाई में, लेकिन मुझे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी तो निकालनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो हम क्या करेंगे भाई, एरिया निकाल दो इस सर्कल का, इस ट्राइंगल का। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, आप करो कि हाफ इंटू दिस साइड इंटू दिस साइड इंटू साइन ऑफ दिस एंगल। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले को लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एडजेसेंट साइड्स, लेट से PQ1 और PQ2, ये एडजेसेंट साइड्स हो गई, और उन एडजेसेंट साइड्स का जो कॉमन एंगल है, तो हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, थीटा कॉमन एंगल था तो साइन ऑफ दिस, तो यही हमारा आंसर होगा। और PQ1 कुछ नहीं है, PQ1 क्या है, PQ1 क्या है, रेडियस है C1 का, तो ये तो 5 हो गया। सिमिलरली ये क्या है, रेडियस है, ये 4 हो गया C2 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा आसान आ जाता है कि PQ1 तो 5 है जो कि रेडियस के बराबर है, ये 4 है, और साइन ऑफ थीटा, अरे साइन ऑफ थीटा तो यहीं से निकल जाएगा ना, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा तुम्हारे पास क्या आ जाता है, √63 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू तो निकल गई, क्या हो गई, √63 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या आ रहा है, हाफ इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8 इंटू √63, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, इस अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 4 के, तो ये अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई 4 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये 4 को मैंने यहाँ से काटा 2, इसको यहाँ से काट दिया 5, तो मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 5√63 आ गई। क्या आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ आई कैसे हमने रिलेट करा है ज्योमेट्री को, ठीक है। तो आपके पास और भी तरीके हो सकते थे इसको डील करने के, ठीक है। जैसे कि PQ वाली है ना लाइन, ये जो PQ जो है ना, इस लाइन की इक्वेशन अगर मान लो तुम्हें निकालनी है तो कैसे निकाल लोगे, एक जस्ट मेरे को सवाल आया दिमाग में। तो ये जो कॉमन कॉर्ड होती है इसकी इक्वेशन निकालने के लिए तुम क्या करते हो, C1 की जो इक्वेशन है और जो C2 की इक्वेशन है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो C1 माइनस C2 अगर तुम करते हो इक्वल टू 0, तो ये वो लाइन की इक्वेशन होगी, ये कॉमन कॉर्ड की। क्लियर है ना बात, ठीक है। तो जस्ट मुझे याद आया तो मैंने बता दिया ताकि रिवाइज हो जाए।
अब अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर बताना था, तो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 इंटू 63। तो इसको ज़रा कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है ये। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 5 1, ये हमारे पास क्या आएगा 3 1, फिर ट्वाइस ऑफ दिस तो 1 2 6, ऐड करेंगे दोनों 7 5 5 1, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 1575 आ गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आई होप सो बड़ा आसान लगा होगा सवाल, बस ज्योमेट्री ढंग से बना लेते और ये सवाल हो जाता सॉल्व, ठीक है, क्लियर है ना। चलो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास एक और सवाल है, क्या कह रहा है ये सवाल, पहले तो ये 31 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। क्या कह रहा है, एक वेरिएबल लाइन एग्जिस्ट करती है, पास कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से मीट करती है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट अ पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। हमें बोला है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी वेयर ओ इज़ द ओरिजिन इज़ इक्वल टू। तो मैं थोड़ा सा ही डायग्राम बनाऊंगा तो उतने में ही क्लैरिटी आ जाएगी। इस सर्कल को हम ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं। इसको एक्चुअली इस सर्कल को भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं। सेंटर क्या आएगा इसका 8,2 है ना, ठीक है। तो बेसिक बात पे है क्या कि लेट से ये हमारी वाई एक्सिस है एंड हमारे पास एक एक्स एक्सिस है। मान लो कि ये वो पॉइंट है, ठीक है, जो फिक्स्ड है। तो इससे हमारे पास एक लाइन जा रही होगी, लेट से ये वेरिएबल लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लाइन वेरिएबल है। इस पॉइंट के जो हमने पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा है इसके अबाउट ये लाइन कैसी भी हो सकती है, ठीक है। बट हमें कंसीडर क्या करना है, हमें कंसीडर करना है लेट से यहाँ पे ए पे ये कंसीडर हो रही है और ये बी पॉइंट है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे ओ ए प्लस ओ बी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा इसका ऐसा करो कि तुम ना लेट कर लो। तुम्हें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स चाहिए या फिर तुम कह लो 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन तो पता है कि एक पॉइंट पता लग गया। अभी या तो मैं स्लोप मान के इक्वेशन लिख लूँ या फिर कोई और पॉइंट कंसीडर कर लूँ। एक्चुअली स्लोप में ना मिनिमम वैल्यू देखना थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं क्लिक करता, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बी पॉइंट को लेट करूँगा, ठीक है ना। बी पॉइंट में मेरे को थोड़ा सा इंटुइटिव है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आसान रहेगा। तो अगर अल्फ़ा कॉमा 0 में मान लो बी पॉइंट को, तो अब मैं इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकता हूँ बड़े ही आसानी से। एंड क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हैं, तो अल्फ़ा जो होगा वो मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। चलो फिर अब हमारे पास क्या आ गया, लाइन की इक्वेशन लिख दो। ए बी लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या आएगी, ये मेरे पास आ जाएगी y-0 और फिर क्या आएगा अल्फ़ा एक्स टाइम्स एक्स, सॉरी अल्फ़ा नहीं, ये तो स्लोप आएगी ना, और x माइनस अल्फ़ा, स्लोप लिख देते हैं। तो डिफरेंस लेते हैं 2 माइनस 0 एंड 8 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये मेरे पास ए बी की इक्वेशन आ गई। अब ये जो ए बी की इक्वेशन है इससे मैं ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ एंड बी का कोऑर्डिनेट तो मैंने मान ही लिया है, बी का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी मान ही लिया है। ए का कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ ना। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे एक्स को 0 डालना पड़ेगा, तो इसको पुट कर दो। तो तुमने जैसे ही पुट किया एक्स को 0, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 2 माइनस 2 अल्फ़ा बाय 8 माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकल गए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकले 0 कॉमा माइनस 2 अल्फ़ा बाय 8 माइनस अल्फ़ा एंड बी कोऑर्डिनेट लेट हो रखा है। तो ओ ए प्लस ओ बी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, तो ओ ए हमारे पास हो गया 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस 8 एंड ओ बी मेरे पास क्या हो गया, ओ बी मेरे पास हो गया अल्फ़ा, ठीक है। तो ये कोई फंक्शन है ना अल्फ़ा में, मानो ना मानो,
ठीक है, अल्फ़ा में ही है ना बस ये पूरी चीज़। तो एक फंक्शन है ये अल्फ़ा में, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डेरिवेटिव ले लो। एफ डैश ऑफ अल्फ़ा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव हुआ तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो +1 आएगा यहाँ पे, और ये अल्फ़ा -8 का स्क्वायर हो गया, फिर अल्फ़ा -8 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 2 माइनस यहाँ पे 2 अल्फ़ा और ये 1 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 अल्फ़ा कट गया -16 बाय अल्फ़ा -8 का स्क्वायर +1। ठीक है, क्लियर है। तो इसको अगर ज़ीरो करता हूँ मैं तो मेरे पास आ रहा है अल्फ़ा -8 का जो स्क्वायर है वो 16 के बराबर हो जाए। तो अल्फ़ा की कितनी वैल्यू आ रही है, तो ये मेरे पास आ रहा है +-4 + 8, तो ये अल्फ़ा या तो 12 है या फिर अल्फ़ा 4 है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ पे मुझे देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव का साइन देख लूँ तो उससे ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंसीडर करूँ तो ये एक लीडिंग क्या कहते हैं पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट वाले बनेगा ना, जब अगर न्यूमरेटर में खोलूँगा अल्फ़ा -8 स्क्वायर को एलसीएम लेके, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जा रहा था, फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 4 12। तो इधर स्लोप पॉजिटिव थी, फिर मिनिमम हो गई एंड फिर पॉजिटिव हो गई, तो मिनिमा जो है वो 12 पे आ रहा है। क्लियर है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 12 पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो कर लो भाई कैलकुलेट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे वैल्यू डालो 2 टाइम्स हमारे पास 12, 4 + 12 3 6 18 आ रही है वैल्यू। तो 18 हमारे पास आएगा हमारा आंसर। आई होप सो कैलकुलस का ये पार्ट आपको क्लियर होगा कि हमने डेरिवेटिव लिया, हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से ही ढूंढ लिया कि स्लोप्स कैसी होंगी, तो मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 4 पे मैक्सिमा होगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो चलो फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये ना हमारे पास हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमारे पास पहले तो ये 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का है। ठीक है, तो अब अप्रैल वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो लेट्स सी बी अ सर्कल विद रेडियस √10 यूनिट्स। ठीक है, सेंटर उसका ओरिजिन पे ही है, हमें बोला एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को एट द पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, लेट एम एन बी अ कॉर्ड ऑफ सी ऑफ लेंथ 2 यूनिट एंड स्लोप -1। तो हमें बेसिकली पी क्यू और एम एन के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर, तो सबसे पहले पी क्यू की हमारे पास पी क्यू हमारे पास ऑलरेडी है ना, ये हमें बोल रहा है ना कि पी क्यू ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रहा है उस सर्कल को, है ना। ये हमारे पास मान लो सर्कल है, तो पी क्यू ऑलरेडी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहा तो यही है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अगर मैं डिस्टेंस देखूं x + y = 2 का ओरिजिन से, तो कितना आ रहा है, √2 आ रहा है ना। तो रेडियस से तो कम ही है, तो हाँ इंटरसेक्ट कर रही है, कॉर्ड है। तो यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ मैं, p है और ये q है। ठीक है, फिर हमें बोला एम एन। ठीक है, एम एन हमारे पास एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 2 है, तो मेरे को एक सर्कल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मतलब सोच रहा हूँ कि
अलग डायग्राम से थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। तो लेट्स से एक कॉर्ड है हमारे पास, ये वो कॉर्ड है, ठीक है। तो ये m है और ये n है। इसकी जो स्लोप है वो -1 है एंड इसकी जो लेंथ है ना, तो ये तो ओरिजिन होगा। मतलब इसी डायग्राम में मैं बेसिकली इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रहा हूँ। तो इन्होंने बोला है कि mn जो है वो हमारे पास 2 लेंथ का है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ ऐसे, क्लियर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 1 होगा, क्योंकि हाफ होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ना ये ओरिजिन से, सॉरी सेंटर से जो सर्कल की कॉर्ड पे गिरती है लाइन। ON हमारा रेडियस हो जाएगा तो √10 हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, क्लियर है। तो इसका मतलब कि जो ओरिजिन से, ठीक है, वो जो एक लाइन एग्जिस्ट कर रही होगी, क्लियर है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 3 होगा। अब ये इस तरफ भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि इस तरफ भी हो, क्लियर है, ठीक है ना, दोनों तरफ हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो MN वाली लाइन है ये 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है। दोनों तरीक़ों से अब हम देखेंगे कि दोनों लाइंस का डिस्टेंस क्या होगा। लेट्स से ये ऊपर वाली लाइन को अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे पता है PQ का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमारे पास क्या था, √2 था। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मेरी थोड़ी सी गलत है, PQ हमारे पास थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, है ना, अंदर की तरफ आना चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंस उसका कम है। लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा कोई इश्यू वाली बात तो नहीं लग रही मुझे। तो हमारा जो आंसर है या तो वो 3 - √2 होगा, क्लियर है, या फिर वो 3 + √2 होगा। तो 2 तरीके के पॉसिबल आंसर है एंड जो मुझे सही ऑप्शन दिख रहा है वो A ऑप्शन ही है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो A ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है, क्लियर है ना। यहाँ पे MN और PQ का पैरेलल होना बहुत ही ऑब्वियस है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि कॉर्ड अगर PQ और MN कह रहे हैं, अच्छा कॉर्ड की बात हो रही है ना, मेरे को लगा लाइन की बात, ठीक है। तो ये पैरेलल क्यों है, इसका रीज़न सिंपल है, इसकी स्लोप -1 है एंड इसकी स्लोप भी -1 है, तो ये पैरेलल ही है, ठीक है। अगर ये कॉर्ड कह रहे हैं तो फिर ठीक है, हाँ डिस्टेंस सेंस बना रहा है। लेकिन अगर ये लाइन होता कि लाइन PQ लाइन MN, तो अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगे, उन दोनों का डिस्टेंस 0 ही होगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास एक और है 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है सवाल, सेंटर ऑफ अ सर्कल है, पास कर रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट से, टचिंग द सर्कल दिस H, K। अच्छा सेंटर हमारे पास H, K ऐसे गिवन है, देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द सेंटर H, K के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब क्योंकि हमें पता है कि मल्टीपल करेक्ट टाइप के सवाल नहीं होते जेई मेंस में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक जैसे ही आएंगे, एक जैसे ही आएंगे या फिर एक ही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स ही गिवन है ना, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, क्या पता कुछ हेल्प मिल जाए। तो हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, हम इसमें एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये x² + y² = 9 वाला सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर गिवन है ना हमें, जो सर्कल हमें गिवन है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास वो सर्कल हो गया x² + y² = 9, ठीक है। हमें पॉइंट क्या गिवन है, एक तो ओरिजिन है, ठीक है, और एक है 1,0। तो 1,0 लेट से यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है जो कि x² + y², ये जो येलो सर्कल है उसको टच कर रहा है एंड जो ये 2 पॉइंट्स मैंने बनाए y पे ही, x एक्सिस पे ही, इनसे पास कर रहा है। तो 2 तरीके से हो सकता है,
एक हो सकता है कुछ ऐसा, ठीक है, एक तरीका हो सकता है कुछ ऐसा। तो दो पॉसिबल सिनेरियो होंगे, ठीक है। तो दो आंसर आने चाहिए इसके सेंटर के, बट उनसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा बताओ मुझे। अभी तक पता लग जाना चाहिए कि देखो अगर मान लो इसका पॉइंट यहाँ पे, तो सिमेट्री से इसका पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसा आना है कि लेट से ये एच कॉमा के है, तो नीचे वाले का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो एच कॉमा माइनस के होंगे। इतनी सिमेट्री है इस सवाल में, ठीक है। इसीलिए जो आंसर है सेम ही आएगा सारे पॉसिबल सिनेरियो के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर वाले सर्कल को ही कंसीडर करता हूँ, आंसर सेम ही आना है। फिर हमारे पास ये हो गया कि चलो ये पॉइंट है हमारे पास। अच्छा, तो इस पॉइंट से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल सकती है। क्या निकल सकती है? ठीक है, टच कर रहा है ना, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये है कि भाई इसका जो एक्स एक्सिस होगी, देखो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इसका जो सेंटर होगा वो इनके मिड पॉइंट्स से पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिमेट्री है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है इनका हाफ होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं इनकी ट्राइंगल बना दूँ, लेट्स से ये ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर घेरूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेंटर का वो हाफ ही होगा इन दोनों के। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालूँ तो ये 1/2 आ रहा है सर्कल का ना, और वाई कोऑर्डिनेट लेट से के ही मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो जो सेंटर है सर्कल का वो कुछ ऐसा आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने वैसे ही सिमेट्री से फिक्स कर लिया, 1/2 ही होगा, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है लेट से के ही है अभी के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं कि देखो एक चीज़ बड़ी ही सोचने वाली है, ठीक है, कि अगर मेरे को इस टचिंग का भी कुछ लेना पड़ेगा ना एग्जाम्पल टाइप। मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाँ, मैं इसमें कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने सबसे पहले याद कराई थी आपको, कि इंटरनल टचिंग के वक्त क्या होता है, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है ना। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी देखो मेरे को एक इंट्यूशन तो क्या आ रही है कि ये वाला ना एक ही डायगनल पे ही लाई करता है। ये जो टचिंग पॉइंट है ये इसके साथ एक डायगनल पे ही लाई करता है, इसके सेंटर के साथ। बट मैं अभी इसको सोच नहीं पा रहा कि कोई प्रूफ मेरे दिमाग में नहीं है, ठीक है, कोई प्रूफ मेरे दिमाग में नहीं है, इसलिए मैं इसको कोई क्लेम नहीं कर रहा कि ये ठीक है ना। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा कि ऐसा ये सच ही है। तो मैं सिर्फ इस कंडीशन पे ही रिलाई करूँगा कि हाँ भाई इंटरनल टचिंग है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक तो ये ब्लू वाला सेंटर है और एक ओरिजिन है। तो ओरिजिन और इसके बीच का क्या आ गया, C1 C2 क्या आएगा अपना, K² प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 का रूट, ठीक है। R1 क्या है, एक तो बड़े वाले सर्कल का तो 3 है रेडियस, और जो छोटे वाला सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस निकल जाएगा हमारे पास इससे, क्या कहते हैं, ये जो है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसको रेडियस कह देते हैं ना। तो हमारे पास आ गया K² प्लस 1/4, ठीक है, का रूट। क्लियर है ना? यहाँ पे ये माइनस आएगा, सॉरी, मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं देखूँ तो K² प्लस 1/4 का रूट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 माइनस K² प्लस 1/4 का रूट, ठीक है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव खोलूँ तो क्या आंसर आ रहा है, 3/2 K² प्लस 1/4 का रूट, ठीक है।
ये पॉजिटिव वाले केस के लिए हो गया। नेगेटिव वाले केस में तो क्या होगा ना, मेरे पास 0 इक्वल टू -3 आ जाएगा, जो कि गलत बात है। ठीक है ना, क्लियर है। तो नेगेटिव वाला केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पॉजिटिव वाले केस को ही सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया, स्क्वायरिंग करते हैं, k² + 1/4 इक्वल टू 9/4। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये 2 आ रहा है। तो k² इक्वल टू 2 आ गया। तो k की वैल्यू अपने पास √2 आएगी, -√2 भी आएगी, बट मैंने आज जैसा कि आपको बताया ही था कि 2 वैल्यूज़ आनी है। तो ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू हो गई। ठीक है, एक ऊपर वाले सर्कल के लिए, एक नीचे वाले सर्कल के लिए। तो अगर मैं इसको पुट करूँ, k की 2 वैल्यूज़ आई है ना, एक तो +√2 और एक -√2, दोनों के लिए आंसर सेम ही आएगा। तो इसको डाल दो इस सवाल में। h की वैल्यू तो 1/4 आ गई h² की, एंड k² की वैल्यू 2 आ गई। प्लस कर देते हैं, तो ये अपने पास 9/4 आ रहा है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट गया, तो हमारे पास जो आंसर है 9 आ गया। तो 9 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अभी देखो, जैसे कि इसमें बोला है कि इंटरनल टचिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये डायगोनल पे लाई करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये कह सकते थे कि ये हाफ़ हो जाएगा, इस पूरे के रेडियस से, 3 के रेडियस से हाफ़ हो जाएगा, जो कि हमारे पास कैलकुलेशन में भी आ ही गया। ठीक है ना। तो मैं ये थोड़ा सा भूल गया था कि इंटरनल टचिंग के वक्त क्या होता है कि ये जो इंटरनल टचिंग वाला है ना सर्कल, अगर उसमें जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक डायगोनल ही हो जाता है। ठीक है, वो एक डायगोनल ही हो जाता है जिसमें ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है और ये भी लाई कर रहा है। ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट चलो ये भी रिवाइज हो गया। ठीक है ना। चलो फिर हमारा एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो ये काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। एक वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम से तुम्हें आइडिया देखते ही पता लग जाएगा, अरे ये वाला सर्कल ही होना है। ठीक है, तो पहले तो पैराबोला बनाता हूँ। इसमें एक्चुअली सवाल क्या कह रहा है कि एक तो सर्कल है, एक सर्कल है मिनिमम एरिया वाला, जो कि टच करता है इस पैराबोला को एंड इन लाइंस को। दो लाइंस है ये मॉडुलस की वजह से। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा वो भी देखना है। तो हम ऐसा करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से ही बड़ा अच्छा आइडिया लग जाएगा इसमें। तो हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हमारे पास आ गया कुछ ऐसा, ये पैराबोला हो गया। y इक्वल टू 6 - x²। ठीक है, अब अपने पास बात आ गई कि जो ये तो हमारे पास हो गया। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम आ रहा है वो 6 पे आ रहा है। हमें बोला है कि ये 2 लाइंस भी एग्जिस्ट करती है, तो इन 2 लाइंस को भी बना के दिखाता हूँ। एक अपने पास ये हो गई 60 डिग्री पे, y इक्वल टू +√3x, एंड इसकी तरीके की एक सिमेट्रिक लाइन यहाँ पे भी होगी। ये क्या होगी, y इक्वल टू -√3x। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि सर्कल क्या बनेगा। 2 तरीके से बन सकता है कि एक तो ये होगा जो कि मोस्ट ऑब्वियस है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा एक और बन सकता है, सोच के देखो। अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये कहीं ना कहीं आगे इंटरसेक्ट करेगी, है ना। तो ये एक पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया और ये एक पॉइंट आया। तो इधर से भी हमारे पास बेसिकली यहाँ पे भी एक सर्कल बन सकता है। ठीक है, बट ये बड़ा ऑब्वियस है कि ये सर्कल सबसे मिनिमम है इससे कंपैरिजन करें तो। ठीक है, बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना एरिया ही ज़्यादा है, कितना वाइड ओपन एरिया है, यहाँ पे कितना कंजस्टेड है। ठीक है, तो ये बड़ा ही ऑब्वियस था कि यहाँ पे ये वाला सर्कल मिनिमम नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट सर्कल है। क्लियर है बात? ठीक है ना। ये तो बल्कि ये लाइन अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, मैंने तो यहाँ पे थोड़ा पास कर दी, वरना तो ये लाइन
एग्जैक्टली कुछ ऐसी जानी थी, ठीक है, और ये कुछ यहाँ पे कट करती, तो ये सर्कल तो डेफिनेटली बड़ा ही होना है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा होगा। चलो फिर शुरू करते हैं। तो हमें बेसिकली ये सर्कल ढूंढना है, ठीक है। तो इस सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, एक तो इसका मिड पॉइंट हमें मिल ही गया, एक पॉइंट जो इस पे लाई करेगा सर्कल पे, है ना। और इस सर्कल के साथ एक ख़ास बात क्या है कि देखो ये जो सर्कल हमने लेट कर रहे हैं ना, इसका जो सेंटर होगा वो भी बाई सिमेट्री क्या होगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और ये 6 से नीचे ही होगा। कितना नीचे होगा, इसके रेडियस के बराबर, ठीक है। तो जो सेंटर है वो हमारे पास 0,6 माइनस रेडियस आ जाएगा सर्कल के लिए, ठीक है, क्लियर है ना। तो ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली जो सर्कल है उसकी इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूँ, बट मुझे करना क्या है, मुझे अभी इसकी जो टेंजेंट्स हैं, हाँ, ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा, एंड अगर ये 6 माइनस आर पे है तो ये डिस्टेंस में निकल जाएगा, ठीक है, 6 माइनस आर है ये, तो ये भी निकल सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो कैसे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ डायग्राम पे ही। तो इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ मैं, इससे पहले कि तुम्हें बिल्कुल ही समझ आना बंद हो जाए कि क्या कर रहा हूँ मैं। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इतना तो सिमेट्री आपको पता लग गई होगी कि मैंने बेसिकली इसका जो रेडियस है उसको आर मान लिया, तो ये आर डिस्टेंस से नीचे, तो उसके कोऑर्डिनेट आ गए सेंटर के। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है रेड वाला, ये क्या होगा, 6 माइनस आर, जो कि इसके कोऑर्डिनेट थे वाई वाले, ठीक है, तो ये आगे। अब क्या करना है, अब ये जो रेडियस है ये भी रेडियस है आर, और ये एंगल थीटा मुझे पता है कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या है, tan ऑफ 60 डिग्री। तो ये थीटा 30 डिग्री आ गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता था। तो यहाँ से क्योंकि ये राइट एंगल्ड पे होते हैं टेंजेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 6 माइनस आर है। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा सर्कल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, साइन 30 डिग्री, तो मेरे पास 1/2 इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 6 माइनस आर। तो अगर मैं अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 6 माइनस आर इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है ना। तो r की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ, देखो ये तो रेडियस आ गया, और इसकी वैल्यू अगर मैंने इसमें डाल दी तो सेंटर भी आ जाएगा, कितना आ गया, 0,4। तो जो सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास क्या आ गई, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब बस तुम्हें पॉइंट चेक करना है इस पर कौन सा लाई करता है। तो अगर 1,2 देखोगे तो ये लाई नहीं करेगा, अगर 1,1 देखोगे तो भी लाई नहीं करेगा, ठीक है। अगर 2,2 देखोगे तो नहीं लाई करेगा, 2,4 कर रहा है ना, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। आसान था सवाल, बस इसमें ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी ना स्टार्टिंग में कि वो एरिया बड़ा है, ये बड़ा ज़रूरी था। ये इंट्यूशंस ही आते हैं, ये एग्ज़ाम्स के बीच में थोड़े इंट्यूशंस ही होते हैं जो तुम्हें काम में आएंगे। तुम उसको भी निकालने की ट्राई कर सकते हो, बट ये एक बड़ा ही मुश्किल टास्क होगा, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। मिनिमम एरिया वाला बोला तो ये बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि देखो स्लोप भी ऐसी ही दी है, 60 डिग्री पे मिनिमम यहीं पे बनना चाहिए, बड़ा छोटा बनना है। अगर यहाँ पे ये लाइन एक्चुअल बनाऊँ मैं तो कुछ ऐसी जानी है, और ये फिर और ऐसे आएगा, तो ये वो पॉइंट इंटरसेक्शन वाला हुआ, तो ये तो डेफिनेटली बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस काफ़ी है ना लाइंस के बीच में, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कम है। तो आई होप सो समझ आ गया होगा सवाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे।
तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, एक सर्कल C1 है और एक सर्कल C2 है, ये टच करते ईच अदर एक्सटर्नली एट अ पॉइंट 6,6, ठीक है। इफ़ द पॉइंट 6,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the centers of the circle internally in the ratio 2:1, तो ये बता दो। बड़ा ही आसान सवाल है। इससे इजी सवाल क्या आएगा कि देखो, एक तो सर्कल हमारे पास पहला वाला सर्कल गिवन है और एक हमारे पास दूसरा वाला सर्कल गिवन है, ठीक है। हमें बोला ये दोनों टच कर रहे हैं तो करा देते हैं टच, ठीक है। तो ये दोनों टच कर रहे हैं, इनका एक का सेंटर हो गया ये, दूसरे का सेंटर हो गया ये। अब ये जो लाइन जॉइनिंग थी दोनों की, ठीक है, ये लाइन जॉइनिंग के वक्त ये जो पॉइंट है बीच वाला, ये हमें गिवन है 6,6 और हमें बोला ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। हमें पता है ये क्या होगा, रेडियस होगा इस सर्कल का, और ये क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये हमारे पास C1 हो गया और ये हमारे पास C2 हो गया। C1 का रेडियस R1 था ना, ठीक है। और ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ये अल्फ़ा कोमा बीटा है इसमें C1 के लिए, और C2 के क्या हैं 8,15/2, 8,15/2। तो अब क्या क्या नहीं कर सकते तुम, पहले तो देखो, पहले तो 2:1 पता है, तो तुम क्या करोगे, अल्फ़ा कोमा बीटा और इस पर सेक्शन फार्मूला लगाओगे इसके साथ, ताकि अल्फ़ा बीटा अकेले निकल जाए। तो हमने लगाया सेक्शन फार्मूला, 6 इक्वल टू क्या आया, एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो अपने पास आ रहे हैं 16 प्लस α/3, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई, एंड सिमिलरली 6 इक्वल टू 15 प्लस α/3, तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। सॉरी ये बीटा होगा ना, ये तो बीटा होगा। क्लियर है, तो ये सेक्शन फार्मूले से निकल गए दोनों। और हमें क्या पूछा था, हमें पूछा है R2 और R1। देखो R1:R2 हमारे पास 2:1 में होगा, जैसे सेक्शन फार्मूले में हमें गिवन है ना कि रेशियोज़ में डिवाइड हो रखे हैं, तो ये तो यही होंगे। हमें बस एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे मान लो R1 निकाल लो या R2 निकाल लो। R1 निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट आसान है ना, अल्फ़ा और बीटा। तो ये बेसिकली 2,3 है, तो 6,6 से डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो R1 क्या आ रहा है, रूट एक आ जाएगा 3 का स्क्वायर, एक आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये 5 आ रहा है। तो R2 क्या होगा, R2 क्या होगा, क्योंकि 2:1 में है ना, तो R2 हाफ होगा इसका, तो वो 5/2 आ जाएगा। अब बोलो सवाल क्या पूछ रहा था, बस ये वैल्यूज़ निकाल दो। तो ये कि अपने पास क्या आ गया, 2 + 3 5, R1 का स्क्वायर तो ये आएगा 25, R2 का स्क्वायर ये आएगा 25/4, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 125/4, और ये 4 इधर से कट गया, फिर तुमने ऐड कर दिया दोनों वैल्यूज़ को, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 130। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आसान सवाल था, बस तुम्हें पता होनी चाहिए बेसिक ज्योमेट्रीज, एंड ये सब क्लास में पढ़ते ही हैं स्टूडेंट्स ना, कि ये टचिंग पॉइंट हो गया 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, सेक्शन फार्मूला लगा लिया है ना, फिर रेडियस निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से अटैम्प्ट करना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है सवाल, बट थोड़ा सा मतलब नए नए कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो देख के अच्छा लगता है। देखो क्या कह रहा है, सर्कल है, पास कर रहा है 2,0 से, हैव इट्स सेंटर एट द पॉइंट H, K। हमें बोला है XC, YC, हमारे पास एक पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द लाइंस, इस लाइन और इस लाइन का। हमें बोला है इफ़ H की वैल्यू ये हो और K की वैल्यू ये हो,
तो सर्कल की इक्वेशन निकाल दो। तो सर्कल का एक पॉइंट हमें पता है और उसका जो सेंटर है वो h, k था, ठीक है ना। अब तुम्हारा जो आइडिया है, ठीक है, वो ये हो सकता है कि अगर मैं c को यहाँ पे लिमिट क्यों लगाई है, अगर c को हम डायरेक्टली 1 रख दें तो क्या होता। अगर c को 1 डालते और यहाँ पे भी 1 डालते तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर आ जाएंगी। ठीक है बात कि नहीं, ठीक है, ये बराबर आ जाएंगी। क्लियर है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, लेकिन c इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। मतलब ये ओवरलैपिंग ना हो इक्वेशंस, ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें। लिमिट c इक्वल टू 1 कि c की वैल्यू 1 के पास हो, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 1 ना हो। समझ रहे हो बात। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। देखो जितना तुम कॉम्प्लेक्स करना चाहो तुम कर सकते हो, बट इसका जो सॉल्विंग है बहुत ही ईजी है। क्या करना है, इसको और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1 और एक इक्वेशन है 2 प्लस सी एक्स प्लस 5c स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो हमारे पास इसमें से निकालता हूँ, वाई की वैल्यू क्या आएगी 1/5 1 माइनस 3x/5, ठीक है। तो इसको डाल देते हैं इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस सी एक्स प्लस 5c स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। 5 कट गया तो मेरे पास जो x की इक्वेशन आ गई 2 प्लस सी माइनस 3c स्क्वायर टाइम्स x इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी माइनस 3c स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है ना। अब क्योंकि x की वैल्यू निकल गई है तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। डालो तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू 1/5 1 माइनस 3 टाइम्स ये आएगा 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी माइनस 3c स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक बात होगी कि ये हमारे पास एक्स सी हो गया और ये वाई सी हो गया ना। बिल्कुल सही बात है, ये एक्स सी है और ये वाई सी है। क्या मुझे ये वाई सी यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि देखो इससे तो हमारे पास एच निकल जाएगा ना, इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। देखो एक्स सी हमारे पास यहाँ से ये निकलेगा ना, एच निकल जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं। तो अगले पेज पे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू क्या थी, लिमिट c टेंड्स टू 1 एक्स सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लिमिट c टेंड्स टू 1, डाल दिया एक्स सी की वैल्यू क्या है 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी माइनस 3c स्क्वायर, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि अगर तुम c को 1 डालोगे तो ये 0/0 वाली फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉमन आउट करेंगे। तो लिमिट c टेंड्स टू 1, ऊपर 1 माइनस सी और 1 प्लस सी का फैक्टर है, नीचे क्या फैक्टर्स हैं बनाओ। एक तो 1 माइनस सी होना ही होना चाहिए, ठीक है। एक अपने पास आ जाएगा प्लस 3c, ठीक है, एंड 2। क्लियर है, ठीक है ना। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि c एग्जैक्टली 1 हो नहीं सकता, लिमिट लगी है। अब जो बचा है उसमें c की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर है ना,
ठीक है। अच्छा, अब ये भी बात है कि ये जो इक्वेशन है इससे मैं एनालाइज करके दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअली हमें ये जो वाई सी है पूरा कैलकुलेट करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास है क्या, 3x + 5y = 1। अगर मैं वाई सी और एक्स सी डाल दूँ इसमें तो ये कुछ ऐसा है। तो वाई सी जो है वो एक्चुअली 1 - 3xc / 5 ही है, सेम ही है। तो ये जो चीज़ है अगर मैं लिमिट लगाऊं दोनों साइड, ठीक है, लिमिट c टेंड्स टू 1 वाई सी इक्वल टू लिमिट c टेंड्स टू 1 1 - 3xc / 5। अब क्योंकि 1/5 में कोई दिक्कत नहीं है, c है ही नहीं, है ना, तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो 1/5 माइनस 3 टाइम्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट c टेंड्स टू 1 xc। तो बेसिकली इसको अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली k को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2/5 आई थी, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 - 3 टाइम्स 2/5 / 5 है, तो 1 - 6/5 / 5। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, -1/25। ठीक है। तो अब बेसिकली मुझे सॉल्व करना है, जो कि थोड़ी सी कैलकुलेशन है क्योंकि मेरे को इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी सर्कल की। तो 2, 0 से इसका जो रेडियस है वो भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो पास करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो जो सेंटर है हमारे पास 2/5, -1/25 है, और ये जो सर्कल का रेडियस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 0 है ना, तो 2 - 2/5 का स्क्वायर प्लस -1/25 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 10, 8, 64/25 + 1/625। तो ये मेरे पास आ रहा है 1/5 एंड यहाँ पे क्या है 64 + 1/25। ठीक है, तो ये मेरे पास रेडियस आ रहा है। अब बस मुझे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो सर्कल की इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन मैं ये भी कर सकता हूँ। सर्कल की इक्वेशन आपको जैसे कि पता ही होगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c होती है। ये हमारा किसके बराबर होता है, -g के, एंड ये किसके बराबर होता है, -f के। सही बात है कि नहीं, मेरे को बता दो। कैलकुलेशन रिड्यूस करने के तरीके हैं। तो देखो g और f की वैल्यू तो मुझे पता ही है, क्या है, ये आ जाएगा -4/5 और ये आ जाएगा +2/25y। ठीक है, और ये y² + x²। c की वैल्यू कैसे निकालोगे, इधर से, कि देखो ये एक्चुअली होना क्या चाहिए था, g² + f² - c। ठीक है कि नहीं, बात बता दो, क्लियर है। तो देखो f² तो है इसमें, देखो ये 125, f क्या था हमारा 1/25 था, है ना। तो ये 1/25 तो है ही है इसमें। जो g² है वो इसमें और c भी इसमें ही इन्वॉल्व है, तो तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, g क्या था 2/5, मतलब 4/25, है ना, 4/25 होगा इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 64/25 को मैं कह सकता हूँ कि ये 4/25 + 60/25 है। तो ये मेरे पास
जी स्क्वायर हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया माइनस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई -60/25। अब इसमें बस एलसीएम ले लो 25 का। 25x² प्लस 25y² माइनस 20x प्लस 2y माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस करी, वरना मेरे को पूरा लिखना पड़ता, कैलकुलेशन करनी पड़ती, पर यहाँ पे आइडिया अच्छा लगा लिया ना। तो ठीक है, ये हमने इक्वेशन निकाल ली है। इसको ज़रा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए ये वाले, जिनमें 5 वो रखा है x² का कोफिशिएंट, और ये 20 वाला डी ऑप्शन, ठीक है ना। -20 प्लस 2y माइनस 60, ठीक है ठीक है ठीक है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वाला सवाल, लिमिट्स वाला खासकर। इसमें मैंने ये कैलकुलेशन कैसे बचाई है आपको ये पता लगा, ठीक है ना। अगर आप ये सॉल्व भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस ये एलसीएम थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया, ठीक है। बाकी आई होप सो कि आज की जो ये पूरा ट्रेनिंग सेशन था, प्रॉब्लम सेशन था, आपको समझ आ गया होगा, एक वार्म अप हो गया होगा, आइडियाज़ खुल गए होंगे कि हाँ हम कैसे कैसे सॉल्व करते थे सर्कल्स में। एंड आई होप सो कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।